हेलो बच्चों, कैसे हो? आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा यूनिट नंबर 10 है। बल्क मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज़। बच्चे इसमें ना हम इसके कुछ सब यूनिट हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास। तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने में हैं इसके लिए। तो बच्चे ये इस सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें जो हम पहला टॉपिक है डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ये इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या होता है? तो बच्चे सब उससे पहले तो आपको इलास्टिक पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा बच्चे आपको ना इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इलास्टिक का मतलब भी बच्चे ये होता है, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो। फोर्स लगने आपने फोर्स लगाई तो बॉडी ने अपनी शेप चेंज कर दी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी। वैसे जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी। तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करती है, बिकॉज ये बच्चे अपनी ना ओरिजिनल फॉर्म में वापस चली जाती है। ठीक है, अब बच्चे इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक सॉलिड जो है वो कैसे इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है। तो बच्चे हम कहते हैं जैसे ही एक सॉलिड बच्चे जो होता है उसमें हर एक एटम और मॉलिक्यूल बच्चे इस तरीके से, मान लो ये एटम है तो इसके इधर भी एटम होगा, इधर भी एटम होगा, इधर भी एटम होगा, इधर भी एटम होगा। मतलब एक एटम और मॉलिक्यूल अपने नाइबरिंग एटम और मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अब ये सारे एटम मिलकर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहता है। ये आपको पता ही है बच्चे कि जो सॉलिड होते हैं इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वेरी वेरी स्ट्रांग होती है। अब बच्चे इन एटम और मॉलिक्यूल्स में बच्चे क्या है, फोर्सेज हैं। जैसे ही हमने क्या किया, व्हेन सॉलिड इज़ डिफॉर्म, मतलब हमने बाहर से फोर्स लगाई। डिफॉर्म का मतलब होता है बच्चे इसकी शेप को चेंज करना। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो हमने क्या करना चाहते हैं, इस एटम को यहाँ से डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं। अब बच्चे ना इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम ये मानते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, मतलब इनमें एक स्प्रिंग टाइप का कुछ है। जैसे ही हम इस एटम को यहाँ से दूर लेकर जाते हैं, फोर्स छोड़ी, तो ये एटम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो बच्चे हम ना इसको एक स्प्रिंग शेप की मतलब डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इनमें जो इंटर एटॉमिक वाली फोर्सेज हैं वो वैसे हैं जैसे बच्चे स्प्रिंग हमारे पास होते हैं। ठीक है ना। अब कहता है, व्हेन अ सॉलिड इज डिफॉर्म्ड द एटम और मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ही बच्चे हमने सॉलिड को डिफॉर्म करना स्टार्ट किया, एटम और मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो गए। When the deforming force is removed, the inter forces bring back to their original position। जैसे ही बच्चे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो जो एटम डिस्प्लेस हुए थे वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही आ जाएंगे। मैं आपको बच्चे इस फिगर से समझा देता हूँ। लेट अस सपोज बच्चे एक एटम है हमारे पास इस तरीके से, ये स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है बच्चे। ये एटम ए मान लो, ये एटम बी मान लो। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई इस एटम के ऊपर तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर चले गए आप। जैसे यहाँ पर बच्चे लेकर चले गए तो आपने फोर्स रिमूव की तो ये स्प्रिंग इसको वापस कहाँ पर लेकर आ जाएगा, अपनी पोजीशन बी के ऊपर ही वापस, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर ही वापस लेकर आ जाएगा। ये जो बच्चे बॉडी ने अपनी शेप को रिगेन किया ना, इसको हम बोलते हैं कि सॉलिड भी इलास्टिसिटी बिहेव करता है, मतलब अपनी शेप को चेंज होने नहीं देता। तो कहते हैं दस द बॉडी रिगेन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड सॉलिड बिहेव इलास्टिकली। तो बच्चे सॉलिड भी कैसे बिहेव करते हैं, इलास्टिकली बिहेव करते हैं। अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो चलो बच्चे हम इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं हमारे पास। पहले डिफॉर्मिंग फोर्स बच्चे क्या होती है, तो इफ़ अ फोर्स अप्लाइड इन अ बॉडी प्रोड्यूस अ चेंज इन द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं बच्चे जैसे ही आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उस फोर्स ने क्या किया, बॉडी की नॉर्मल पोजीशन को चेंज करना स्टार्ट किया, मतलब चेंजिंग लाना स्टार्ट की, जिसकी वजह से बॉडी की कन्फिग्रेशन में चेंज आ सकती है, मतलब लेंथ चेंज हो सकती है, वॉल्यूम शेप कुछ भी चेंज हो सकती है। ये जो फोर्स अप्लाइड बच्चे हमने एक्सटर्नल फोर्स की, इसी को हम बोलते हैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स होती है। ठीक है, तो बच्चे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को इन सिंपल टर्म में क्या डिफाइन कर देंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स उस फोर्स को कहा जाएगा जैसे ही बच्चे हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो चेंज द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाती है, तो उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। एनी एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा बच्चे नेक्स्ट है इलास्टिसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, मतलब किसी बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी कि वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में ही रहे, मतलब उसकी लेंथ, उसके वॉल्यूम, उसकी शेप चेंज ना हो जाए। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हम बच्चे कह सकते हैं कि मैं आपको बच्चे इस तरीके से समझा देता हूँ। देखो,
ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी जो उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में उसको रिगेन करे जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब बच्चे अब स्किन की बच्चे रबड़ की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप रबड़ को बच्चे खींचते हो, खींचने के बाद जैसे ही छोड़ते हो तो वापस ओरिजिनल शेप पे चली जाती है। तो मतलब रबड़ क्या है, इलास्टिसिटी बिहेव करती है, ठीक है। तो बच्चे इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गई। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अपनी ओरिजिनल शेप में बॉडी वापस आ जाना। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब बच्चे क्या है, परफेक्टली वैसे की वैसे ही हो जाए जैसे वो पहली थी। मान लो ए और बी के बीच में अगर बच्चे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, आपने बी पर फोर्स लगाई, बी को रिमूव किया, डिस्प्लेस किया, वापस फोर्स छोड़ी, तो बी अगर एग्जैक्टली एक पोजीशन पर आ जाए कि ए और बी की दूरी फिर बच्चे कितनी रहे हमारे पास 2 सेंटीमीटर ही रहे, तो हम बोलेंगे इस बॉडी में परफेक्टली इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। A body which regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force is called perfectly elastic body. इसे बच्चे हमारे पास एग्जांपल है, क्वार्ट्स हो गया, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज होगी, ये हमारे पास एग्जांपल्स है, ठीक है। अच्छा, आप परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बच्चे को, तो प्लास्टिक सिंपल्स वो बॉडीज होती है जो बच्चे अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, a body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force। मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आ जाए जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें, तो बच्चे इसको बोलते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं। इसके एग्जांपल है बच्चे मड हो गई, पुट्टी हो गई, या परफेक्सिन वैक्स हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। प्लास्टिक हो गया बच्चे ना, सिंपल सी बात है। बच्चे एक डेफिनेशन में आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ, रिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी, रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है। वो फोर्स जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लेकर आ जाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं ये रीस्टोरिंग फोर्स होती है, याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट अभी स्ट्रेस क्या होता है, तो बच्चे डेफिनेशन के ऊपर हम गौर करेंगे, ये स्ट्रेस होती क्या चीज़ है। देखो बच्चे, वही बात आ गई, जैसे ही हमने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो बॉडी की कन्फिग्रेशन में चेंज आ जाएगी। कन्फिग्रेशन का चेंज होने का मतलब बच्चे क्या है कि बॉडी के अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होगी जो बॉडी को ओरिजिनल शेप की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी। मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है रिफॉर्मिंग फोर्स, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तभी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स का काम यही होता है कि वो बॉडी को ओरिजिनल शेप के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करती है। अब बच्चे देखो, कहते दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होती है दिस पर यूनिट एरिया बच्चे अगर आप लो तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है, स्ट्रेस होगा। तो बच्चे स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेस बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये आपने याद रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया जो है बच्चे यही हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला होगा, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया बच्चे और प्रेशर का भी होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस बच्चे क्या होगा, वही जो प्रेशर के होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डायमेंशन फार्मूला है m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2 होता है। तो बच्चे फिर से याद रखो, स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पर लग रही है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा बच्चे, अब है नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और फिर उसके कुछ टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। कहते हैं जब कभी भी फोर्स जो है बॉडी पर अगर नॉर्मली एक्ट करे ओवर द एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब कोई बच्चे बॉडी है इसके एरिया के ऊपर फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करे, उस वक्त जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, उस टाइम जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा उससे हम कहेंगे ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा हमारे पास, ठीक है। इसके वजह टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, ओके। टेंसाइल स्ट्रेस बच्चे क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस के एक टाइप है, कहता है इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ऑब्जेक्ट लेंथ। मतलब यह है कि बच्चे अगर जब अपना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ में इंक्रीज आया, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो हम कहेंगे इस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है वो है टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। फिर से बच्चे सुन लो, अगर आपने फोर्स लगाई, चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स हो चाहे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हो, अगर उसने ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज किया तो हम क्या बच्चे बोलेंगे, जो स्ट्रेस यहाँ पर आया उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ रॉड और वायर इज स्ट्रेचड बाई पुलिंग इट विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एट बोथ हैंड्स। बच्चे इस मतलब ये वायर है तो हमने इस वायर को दोनों तरफ से बच्चे क्या किया, फोर्स लगा दी, यहाँ से भी फोर्स लगा दी, यहाँ से भी फोर्स लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसकी लेंथ जब इंक्रीज़ हो जाए तो हम बोलेंगे ये
कौन सा स्ट्रेस शो कर रही है, टेंसाइल स्ट्रेस शो कर रही है। कंप्रेसिव का मतलब बच्चे क्या, लेंथ का डिक्रीज हो जाए, जस्ट इसका अपोजिट। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ऑब्जेक्ट लेंथ इन द रिजल्टिंग स्ट्रेस इज टर्म्स एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब अगर लेंथ में ऑब्जेक्ट की बच्चे डिक्रीज हो जाए फोर्स लगने से तो हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस हुआ। वही अगर हम बच्चे बोथ एंड्स पर फोर्स लगाते हैं, पुशिंग इट टूवर्ड्स, मतलब यही लेंथ थी बच्चे हमारे पास वायर की, हमने इसको इस तरफ फोर्स लगाई, यहाँ से भी इस तरफ फोर्स लगाई, तो इसकी लेंथ ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस है हमारे पास। बच्चे इसको, ये जो बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस है, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हम इसको कहते हैं, अपने याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी हम इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चे, इसको हमने समझना है, ये स्ट्रेस क्या होता है। कहते हैं व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड फॉर ऑल द डायमेंशंस रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट देन सच स्ट्रेसेस। सिंपल सी बात है बच्चे, जब आपने फोर्स लगाई तो अगर सिर्फ वॉल्यूम में चेंज है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, मतलब शेप चेंज नहीं हो अगर ऑब्जेक्ट की, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए फोर्स लगने से, तो ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं या तो वॉल्यूम स्ट्रेस है, या तो बल्क स्ट्रेस है, या तो बच्चे हाइड्रोलिक स्ट्रेस ये कहलाता है। मतलब सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो, शेप बॉडी की चेंज ना हो जाए। इन शॉर्ट टर्म बच्चे हम क्या बोलते हैं, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंज ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स इस टर्म्स एज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो बच्चे नीचे मैंने कुछ फिगर से समझाने की कोशिश की, आप इस फिगर को ध्यान से देखो। फर्स्ट जो बच्चे टेंसाइल स्ट्रेस बता रहा है, ओरिजिनल शेप बच्चे जो बॉडी की थी वो ये वाली थी, फोर्स लगने से ये चेंज आई, ये जो चेंज आई ये लेंथ में इंक्रीज हुआ, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस को शो करेगा। बच्चे ये ओरिजिनल लेंथ थी तो ये डिक्रीज की लेंथ, तो ये आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पर बच्चे देखो हमारे पास ना एक सर्कुलर शेप की एक बॉडी थी, हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगने से क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज आया। मतलब वॉल्यूम पहले ये बच्चे बॉडी थी, इसका वो जो वॉल्यूम होगा, हमने फोर्स लगाई हर तरफ से, तो बच्चे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बट शेप तो वैसे की वैसे पहले भी सर्कल था, अभी बच्चे क्या हमारे पास ये सर्कल ही है। ओके, लास्ट स्ट्रेस है बच्चे टेंशियल स्ट्रेस। क्या होता है तो ये आपने समझना है बच्चे। टेंशियल स्ट्रेस का मतलब है जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, एक्टिंग टेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। मतलब इस केस में बच्चे सिर्फ बॉडी की शेप चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ऐसा स्ट्रेस जिसमें बॉडी की शेप चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड टेंशियल स्ट्रेस। इसको बच्चे हम बोलते हैं, अपने याद रखना है। मतलब फोर्स जो है अगर टेंशियली एक्ट करे तो शेप बॉडी की अगर चेंज हो जाए तो बच्चे हम बोलेंगे ये कैसा स्ट्रेस है हमारे पास, ये टेंशियल स्ट्रेस होगा। आई होप बच्चे आज के जो कंसेप्ट थे छोटे छोटे आपको समझ में आए होंगे, तो आपने एक बार फिर से इनको बच्चे रिवाइज करना अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज़ पुट डाउन। ओके, थैंक यू वेरी मच।